नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कच्चे तेल से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी उठापटक यहां पर देखने को मिली है। 6 महीने के हाइज पर ब्रेंट, 7 महीने के हाइज पर WTI, $72 के लेवल्स यहां पर हमने होल्ड करते हुए देखे हैं। US ईरान की चर्चा अब थर्सडे को होने वाली है, उससे पहले किस तरह के मूव्स देखने को मिल सकते हैं? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। हम देख रहे थे कि काफी समय से जो WTI की कीमत है वो $65 के पार नहीं जा पा रही थी। इस सप्ताह हमने कीमतों को उस लेवल को ब्रीच करते हुए देखा और इनफैक्ट कीमतें वो लेवल के ऊपर सस्टेन होती हुई भी दिख रही है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जब तक US और ईरान की जो टेंशन है वो बरकरार रहेंगे तो कच्चे तेल की कीमतों में अपवर्ड मोमेंटम बना रहेगा। यहाँ पे थर्सडे को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी होनी है, तो उसके जो आउटकम्स है वो काफी कुछ मार्केट के लिए डायरेक्शनल रहेंगे। तब तक यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। आज के सत्र में भी हमारा मानना है कि अगर शाम के सत्र में कुछ भी टिप्स आता है तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। 6020 के स्तर अगर मिलते हैं शाम के सत्र में तो वहां पे बाय करना चाहिए। कच्चे तेल का मार्च रहेगा 5950 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 6120 तक के रखे जा सकते हैं। साथ ही मनोज जी, चांदी में अब यहाँ पर क्या करने की राय है? क्योंकि दिन की शुरुआत यहाँ पर काफी स्ट्रांग हुई थी। वही हाल काफी सोने का भी देखने को मिला कि $5200 एन आउंस के आसपास यहाँ पर एशियन मार्केट्स खुला, लेकिन उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार और उसके बाद सोना चांदी दोनों हल्के से रेड में हैं। यहाँ पर अब आप क्या राय देंगे? बिल्कुल, आज यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। चाइनीज जो मार्केट है काफी लंबे समय के बाद आज रीओपन हुए हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रुझान यहाँ भी पॉजिटिव है, चाहे सोना हो या चांदी हो। रणनीति बाय एंड डिप्स की रखना चाहिए क्योंकि हमने पिछले 2 सेशन में अच्छी बढ़त सोने और चांदी की कीमतों में आते हुए देखी है। चांदी में हमारा मानना है कि जो मार्च की कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वहां पे 261 के आसपास के स्तर मिलते हैं तो वहां पे बाय करना चाहिए। 257 के नीचे के स्टॉप लॉस से टारगेट 270 तक के रखे जा सकते हैं अगले 1 से 2 सेशन के लिए। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो वहां भी जो मोमेंटम है पॉजिटिव है। कीमतें 5122 जो एक रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन होती हुई दिख रही है। तो 1,59,000 के आसपास के स्तर मिलते हैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां बाय करना चाहिए 150 700 के स्टॉप लॉस से। और वहां पे जो लक्ष्य है वो 1,62,000 तक के रखे जा सकते हैं। मनोज जी, साथ ही साथ सोने और चांदी में से किस चीज को प्रेफर करेंगे यहाँ? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अब ये कहने लगे हैं कि चांदी अगर आपके टारगेट्स आ जाएं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, सोने में यहाँ पर बने रहिए। क्या इसी तरह की राय फिलहाल इस बाजार में काम करेगी? बिल्कुल मनीषा जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो अभी यहाँ पे सोने में ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है चांदी के मुकाबले, और ये अगले 1 से 1.5 महीने बना रह सकता है। गोल्ड यहाँ पे प्रेफर्ड बेट रहेगा अगर सोने और चांदी दोनों में से अगर किसी एक चीज को वहां पे चुनाव करना हो। गोल्ड में स्ट्रेंथ ज्यादा नजर आती है और हमारा मानना है कि $5400 और ट्राई आउंस के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है 1,66,000 तक के भी जो स्तर है वो मार्च तक यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो सोने पे ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आती है चांदी के मुकाबले। चांदी में बाय एंड डिप्स की रणनीति रखें। कहीं भी लिए गए रेट से 2 से 3% की जब भी तेजी मिलती है तो वहां पर मुनाफा वसूली करते हैं। पहले इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। जब लौटेंगे तो मनोज जी जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे यहाँ पर मेटल्स की और साथ ही साथ एग्री कमोडिटीज में क्या करना चाहिए, इस पर भी इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। हमारे साथ मनोज कुमार जैन पृथ्वी फिनमार्ट से बने हुए हैं। मनोज जी, बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे और कॉपर में एक डायरेक्शनलेस सा ट्रेड है। गिरावट में कुछ खरीदारी आज जरूर देखने को मिली है, लेकिन क्या लेवल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए क्या देखना चाहिए? कॉपर की अगर आप बात करें मनीषा जी तो LME पे हम देख रहे हैं कि 12,500 से $13,500 का एक रेंज बना हुआ है, और उसी लिहाज से भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि 1166 से यहाँ पे 1230 का एक रेंज जो है बना हुआ है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो फंडामेंटल्स है वो अभी भी मजबूत है कॉपर के लिए। हम देख रहे हैं कि फरवरी मंथ की एक्सपायरी है, उसके चलते एक बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स जो है यहाँ पे फिर एक मोमेंटम जो है वो बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कीमतें LME पे अपने सपोर्ट लेवल को काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रही है। तो रणनीति यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रखना चाहिए। जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है 1188 के स्तर पे वहां पे बाय की सलाह रहेगी 1164 के स्टॉप लॉस है, और टारगेट यहाँ पे अगले 2 से 3 सेशन के लिए 1220 तक के रखे जा सकते हैं।
मनोज जी, साथ ही साथ एग्रीकल्चर कमोडिटीज में यहाँ पर क्या करने की राय है? फिर चाहे वो गुआर है, कैस्टर में कुछ मूवमेंट देखने को मिली है, मसाले ऑफ कोर्स यहाँ पर अच्छी खासी उठापटक में चल जारी है। बेस्ट ट्रेड्स यहाँ पर क्या निकल के आ रहे हैं? ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में ही बना हुआ है मनीषा जी। हम देख रहे हैं कि कोरिएंडर में एक गिरावट के बाद अच्छी मोमेंटम यहाँ पे पिछले 2 सेशन में बनती हुई नजर आई है और आज यहाँ पे 4% से भी ज्यादा की बढ़त है। तो प्रेफर्ड जो बेट है वो कोरिएंडर में ही रहेगा। यहाँ पे डिप्स में 10,950 के स्तर पे बाय की सलाह रहेगी। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 10,600 का एक स्टॉप लगाना है और टारगेट यहाँ पे 11,700 तक के रख सकते हैं। वहीं टर्मरिक में भी हमने देखा है कि स्ट्रॉन्गली यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो वो होल्ड होते हुए दिख रहे हैं। 15,500 के स्तर पे अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 15,150 का रखना है और टारगेट यहाँ पे 16,200 का है। मनोज जी, रिसेंटली क्या कल ही सेबी चीफ ने यहाँ पर कहा है कि जो बैंड एग्री कमोडिटीज हैं उसके ऊपर यहाँ पर काम चल रहा है, रिव्यू कमेटी उसके ऊपर बैठी है। हम जानते हैं कि 30 मार्च 2026 को वो बैन की मियाद पूरी होती है। कितनी इंटरेस्टेड तैयार इंडस्ट्री है फिर से सारी की सारी, अगर वो कमोडिटीज वापस नहीं आती हैं, अगर एक आध रह भी जाती है, अगर ये कमोडिटीज वापस आती हैं, किस तरह से ये बाजार बनता हुआ देखेंगे? बिल्कुल इंडस्ट्री यहाँ पे पूरी तरह से तैयार है मनीषा जी। हम देख रहे हैं कि काफी एक लंबा समय यहाँ पे हुआ है जब हम देख रहे हैं कि जो सारी ही जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज है वो वहाँ पे वायदा से निकाली गई थी और बीइंग अ रीजन कि वहाँ पे इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन यहाँ पे काफी कुछ कंट्रोल में है और ऐसे में यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से और हेजिंग टूल के लिहाज से ये काफी रिक्वायर्ड है कि जो बैंक कमोडिटीज है वो वहां फिर से रिस्टोर की जाए। इंडस्ट्री पूरी तरह से तैयार है और हमारा मानना है कि जो ओवरऑल जो मार्केट वैल्यू चेन है वो भी यहाँ पे इगरली वेटिंग कर रही है कि जो कमोडिटीज है वो फिर से यहाँ पे रिस्टोर है। तो ताकि यहाँ पे न सिर्फ जो है रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से बल्कि जो फार्मर्स का भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्राइस डिस्कवरी एक रिक्वायर्ड रहती है। यहाँ पे इन कमोडिटीज के नहीं होने से हम देखते हैं कि कई बार जो प्राइस डिस्कवरी है वो उसका जो डिपेंडेंस है वो इंटरनेशनल मार्केट पर होता है। तो इंडस्ट्री पूरी तरह से तैयार है और इंडस्ट्री को उम्मीद भी है कि गवर्नमेंट और रेगुलेटर यहाँ पे जल्द जो है इसके ऊपर एक निर्णायक कदम लेंगे और कमोडिटीज यहाँ पे फिर से आती हुई नजर आएगी और निश्चित रूप से ये पूरी ओवरऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए एक बड़ा स्टेप होगा और इससे इंटायर जो वैल्यू चेन है उसको यहाँ पे जो है फिर से सपोर्ट मिलता होगा। Oh well, absolutely. As of now, ये सुनने में भी आ रहा है, काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर चर्चाएं भी हैं कि शायद कुछ कमोडिटीज़ हम यहाँ पर वापस लौटता हुआ देखें। पूरी लिस्ट शायद यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन एज ऑफ नाउ मामला अभी भी अंडर चर्चित है और उसके बाद कैबिनेट में जाएगा, वहाँ से अप्रूवल आएगा, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस ज़रूर है। लेकिन माना यही जा रहा है कि इस मार्च के बाद शायद सारी की सारी कमोडिटीज़ पर वो ब्लैंकेट बैन यहाँ पर लगातार ना दिखने। मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, उस ओपिनियन के लिए और ऑफकोर्स वो सारी की सारी स्ट्रैटेजीज भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।